प्यारे बच्चों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे साथ आज के लेक्चर में। यानी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नेंसर्ट समीकरण। ये हमारे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो तैयार हैं आप सब मेरे साथ? तो बच्चों, हमने अब तक क्या पढ़ा? अब तक हमने जो है हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हमने इलेक्ट्रोड विभव निकाल लिया, हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल। अब इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम क्या जानेंगे आज हम जानेंगे नेंसर्ट समीकरण के बारे में। ठीक है, तो अब इस समीकरण में हम क्या पढ़ेंगे और क्या जानेंगे उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हम क्या पढ़ रहे थे? आप कहोगे मैम हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा और मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या देखा था? हमने पढ़ा मानक इलेक्ट्रोड विभव, यही पढ़ा। अब देखो, यानी कि हमने निकाला था, क्या निकाला था? ई नॉट सेल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल कब? मानक परिस्थितियों में। कब? यानी ये हमारा क्या था? ये हमारा था मानक इलेक्ट्रोड विभव, यही हमने निकाला है ना, जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? विद्युत वाहक बल। ठीक है, यानी सेल का मानक परिस्थितियों में हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रोड विभव। अब अगर प्रश्न ये आता है कि मानक परिस्थितियां नहीं दी हैं, आपको नॉर्मल पूछा जाता है, यानी कि आपको पूछा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल जब मानक परिस्थितियां नहीं है, यानी हमें इसे ज्ञात करना है। ठीक है, कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है जब हमें मानक परिस्थितियां नहीं दी गई हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तब हम कैसे निकालेंगे ई सेल? तो उसके लिए दिया गया ये नेंसर्ट समीकरण। क्या दिया गया? नेंसर्ट समीकरण। यानी आपको सिर्फ सेल का विद्युत वाहक बल पूछा जाता है, ई सेल पूछा जाता है, सेल विभव पूछा जाता है, मानक परिस्थिति में नहीं, नॉर्मल किसी भी ताप दाब पर। तब उस केस में आप ई सेल कैसे निकालोगे? वो किसने बताया? नेंसर्ट समीकरण ने। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं अब तक हम सेल के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये कहा कि यहाँ पर मेरे पास में एक तरफ हमने क्या बनाया? कैथोड बनाया। ठीक है, इसको हम ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, है ना, नॉर्मल। एक हमारे पास में यहाँ पे हमने क्या बनाया था? ये जो हमारी एक छड़ यहाँ थी, दूसरी छड़ हमारी यहाँ पे थी। ठीक है, इसको हमने, ये हमारा क्या था? एनोड। क्या था? एनोड। ठीक है, और ये हमारा क्या है? कैथोड, यही हमने पढ़ा था। इसमें हमने क्या लगाया है? जिंक, है ना, और यहाँ पे हमारा क्या था? कॉपर। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक क्या, जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है वो आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हम जो ई सेल निकालेंगे, ई सेल क्या है? इसके और इसके विभव का अंतर, यानी विभवांतर। ठीक है, सेल का विभव या विभवांतर क्या होगा? ई सेल। अब आपको मानक परिस्थितियां नहीं दी हैं और आपको कहा जा रहा है कि आपको निकालना है ई सेल। ठीक है, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्या है कि ये जो सेल है वो हमारा कौन सा है? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, तो इस सेल में क्या हो रहा है? इस सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो रहा है बच्चों? विद्युत ऊर्जा में। किसमें हो रहा है? विद्युत ऊर्जा में। यही पढ़ रहे हैं हम, यानी रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है विद्युत ऊर्जा में। इसका मतलब यहाँ पर इस निकाय के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा क्या किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कार्य। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो ऊर्जा है वही हमारा कार्य होता है ना, मतलब
जब यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, दैट मीन्स इस निकाय के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, W से। कैसे दिखाएंगे, W, यानी कि क्या किया जा रहा है, कार्य। कार्य, या आप इसको ऐसे समझिए, देखिए एक एक चीज समझाती हूँ आपको, या फिर आप इसको ऐसे समझो, ये रहा कार्य, हिंदी में लिख देती हूँ पहले आपको, फिर इसके लिखूंगी कार्य बराबर। अब कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आवेश, आवेश गुणा विभवांतर या विभव, यही हुआ। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या हुआ, आवेश गुणा विभव। अब इस निकाय के द्वारा किए गए कार्य को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कार्य यहाँ पर क्या लिखेंगे, W, W बराबर आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से, गुणा विभव। विभव हमारे पास क्या है, ये विभवांतर, यानी इन दोनों विभव के मध्यांतर E सेल है ना, तो विभव क्या है हमारा, E सेल। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आवेश, क्योंकि Q मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पर आवेश निकालने के लिए, यानी कि जब हम Q की बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जिंक से कॉपर की तरफ, जिंक से कॉपर की तरफ क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब तो यहाँ पर मैं आवेश किसका लूंगी, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन का ही आवेश लूंगी। ठीक है, किसका लूंगी, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चों, आपको याद है, ये सब पढ़ते आ रहे हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, अब देखो, अब बात किसकी करते हैं, ये बात हो गई इसकी, हमारे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये है, तो यहाँ पर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बात की जाए एक मोल की, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जहां मोल की बात आती है हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, मोल कंसेप्ट। ठीक है, और मोल कंसेप्ट के अनुसार एक मोल का मतलब क्या है, हमारा 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा। भाई हम कहते हैं एक की चीज हमें दी हुई है और 10 की या 11 की, जो भी पूछता है, भाई कहता है कोई आपसे कि मान लीजिए आप जो है मार्केट में कोई भी सब्जी खरीदने जाते हैं, है ना, या मान लीजिए कोई फ्रूट, केला खरीदने जाते हैं, तो कहा कि एक केला आपको जो है वो 5 रुपए मिलेगा और आपको लेने हैं पूरे 10 केले, तो आप क्या करोगे, एक केले का जो भाव होगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना। बहुत सिंपल सी बात है, छोटे बच्चे भी जानते हैं, हम सब पढ़ते आए इस चीज को। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का जब हमें आवेश दिया हुआ है और हमें पता है कि एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इन इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या होगा, क्या होगा बच्चों, तो एक मोल का आवेश कितना हुआ, एक मोल का आवेश हुआ मेरा, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, वही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये आएगी 96500, जो कि किसके बराबर है, एक फैराडे के बराबर। किसके बराबर है, एक फैराडे के बराबर। यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा 96500। तो यह मान है हमारा एक फैराडे के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मोल है, n मोल, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो n मोल इलेक्ट्रॉनों
का आवेश कितना हुआ, कितना हुआ, NF, कितना हुआ, NF, ठीक है। अब इस NF को यहाँ पे रख दिया जाएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो गया है हमारा यहाँ पर Q का मान रख दिया, यानी कि क्या है NF, तो क्या हो जाएगा NFE सेल, यही हो गया। तो W बराबर हमारे पास में NFE सेल यानी ये कार्य निकल करके आ गया, ठीक है। अब देखो, अब और इंटरेस्टिंग बात है इसमें, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गई सारी बातें जो भी मैंने आपको बताई? यानी कि हमने क्या किया, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने कैथोड और एनोड लिए थे, कैथोड है एनोड है, तो एनोड से कैथोड की तरफ क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। तो इस निकाय के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य, क्या किया जा रहा है, कार्य, हम उसी को ज्ञात कर रहे हैं। तो कार्य बराबर हमें पता है आवेश गुना विभवांतर होता है, ठीक है। अब आवेश हमें किसका निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सीधी सी बात है आवेश किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है, तो n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, n मोल जा रहे इलेक्ट्रॉन, तो उनका आवेश हमने यहाँ पे निकाल लिया, वैल्यू यहाँ रख दी, तो हमें क्या निकल गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया है कार्य, क्या आ गया, कार्य, ठीक है। अब देखो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कार्य, क्या निकाला है, कार्य, ठीक है। यानी कि कार्य जो हमने निकाला है, कार्य जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है, हमने निकाला है यहाँ पर क्या, W बराबर NFE सेल, ठीक है, ये निकाल। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों, इस कार्य को जो हमने पढ़ रहे हैं, इसे किसने समझाया, गिब्स ने, क्या किसने समझाया, गिब्स ने, इसलिए इसको बोलते हैं गिब्स ऊर्जा, क्या बोलते हैं, गिब्स ऊर्जा, ठीक है। अब गिब्स ने बताया है तो इसी के नाम से इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, अब इसको प्रदर्शित किया जाएगा ऐसे, डेल्टा G बराबर, अब क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, NFE सेल, वही बात हो गई। क्या ये सही है, क्या सोचो, ये आप पहले से ही 11th क्लास में पढ़ चुके हो, गिब्स के बारे में पढ़ चुके हो। गिब्स ने क्या बताया था, गिब्स ने ये बताया था अगर कोई प्रक्रम स्वतः होता है, कोई भी प्रक्रम, कोई अभिक्रिया स्वतः होती है तो उसके लिए डेल्टा G का मान क्या होगा, नेगेटिव, है ना। और अगर कोई प्रक्रम स्वतः नहीं होता तो उसके लिए डेल्टा G का मान होगा पॉजिटिव, ये बात हमने पढ़ी हुई है। अब आप बताओ यहाँ पर कि हमने ये जो अभिक्रिया पढ़ी, किसकी अभिक्रिया, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण हमने पढ़ा है, क्या ये स्वतः प्रक्रिया है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मैंने ये आपको बात बता दी थी जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी। क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यह अभिक्रिया एक स्वतः प्रक्रम है, यानी कि यहाँ पर जो हो रहा है कोई बाहर से एनर्जी अप्लाई नहीं करनी पड़ रही है, कोई अलग से हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, वो स्वतः काम कर रहा है, अपने आप वर्किंग हो रही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ वाला ये जो प्रक्रम है ये कैसा है, ये है हमारा डेल्टा G नेगेटिव, डेल्टा G नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, ये है स्वतः प्रक्रम, ठीक है, यानी अपने आप स्पॉन्टेनियस, कैसा प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो जब ये स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः प्रक्रम है तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, अब मैं इसको लिखूंगी डेल्टा G बराबर -NFE सेल, यही लिखूंगी, सही है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो बात आ गई हमारे कार्य की, गिब्स ऊर्जा की हमने बात कर दी, लेकिन मानक परिस्थितियां होंगी तब कैसे लिखेंगे, तब वही जो हम लिखते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, डेल G नॉट -FE नॉट सेल, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो ये और दूसरी ये, ठीक है। तो अब नैनसर्ट ने क्या समीकरण दिया और क्यों दिया वो हमने पढ़ लिया,
क्यों दिया? क्योंकि जब हमारे पास मानक परिस्थिति की बात नहीं हो रही है, हमें ज्ञात करना है सिर्फ सेल का विभव यानी विभवांतर यानी ई सेल यानी कि विद्युत वाहक बल, ठीक है। तब उसके लिए क्या काम आता है? नेंसर्ट समीकरण। अब देखते हैं इस समीकरण को। क्या समीकरण दिया हमारे नेंसर्ट जी ने? देखिए क्या है। नेंसर्ट समीकरण की बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्या दिया इन्होंने? कहा ई सेल, यही निकालना है, तो ऑफ कोर्स इसी का फॉर्मूला होगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, अब देखना क्या होगा, 2.303 RT अपॉन NF log Q। ये फॉर्मूला दिया नेंसर्ट समीकरण का। क्या निकालना है हमें? ई सेल। क्या निकालना है? ई सेल, ठीक है। ई नॉट सेल आपको पता ही है क्या है? ई नॉट सेल है मानक परिस्थितियों में सेल का विभव, ठीक है। एन हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। एन मैंने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं एक एक करके आपको फिर भी एक बार समझा देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? देखो ई नॉट सेल हमारा क्या है? ये हमारा है मानक सेल विभव या मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है। मानक परिस्थितियों में हमने जो लिया, ठीक है। उसके बाद में आर हमारा क्या है? आर है हमारा गैस नियतांक। क्या है? गैस नियतांक, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। टी क्या है? ताप, टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। आर की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 8.314, ठीक है। अब देखो ताप जो भी हमें दिया हुआ है उस ताप को हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी हमें दिया हुई वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है जो अगर मान है तो हम उसको करेंगे 273 केल्विन से ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो टी का मतलब ताप, जो भी वैल्यू आपको दी हुई होगी, ठीक है। एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या हुई? आदान प्रदान, हम कह सकते हैं आदान प्रदान यानी जाने और आने वाले यानी लेने और देने वाले, आदान प्रदान करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही है, ठीक है। अब Q सबसे इंपॉर्टेंट चीज, Q क्या है? Q हमारा है अभिक्रिया गुणांक। क्या है? अभिक्रिया गुणांक। क्या है? अभिक्रिया गुणांक, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे ये तो हमें पता पड़ गया। यहाँ तक हमने वैल्यू भी निकाल रही, NF भी हमको पता चल गया। अब ये log Q थोड़ा सा हमारे लिए समझने वाला है, ठीक है। यानी कि यह अभिक्रिया गुणांक क्या होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे Q का मान यानी Q कैसे निकालते हैं। देखें, मान लीजिए Q मतलब यहाँ पर हम अभिक्रिया गुणांक कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमारी कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। वैसे मैं आपको समझा देती हूँ। A प्लस B मिलकर के क्या बना रहे हैं? C प्लस D, ठीक है। ये हमारी हो रही है अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया में ये क्या है मेरे पास में? क्रियाकारक। क्या है? क्रियाकारक, ठीक है। और ये क्या है? ये है उत्पाद। क्या है? उत्पाद, ठीक है, प्रोडक्ट। अब Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे में क्रियाकारक की सांद्रता और उस पर आने वाला n मान लीजिए, यानी कि उसका रस समीकरण गुणांक, ठीक है।
n मतलब रस समीकरण गुणांक, यानी कि इसके कणों की संख्या। कितने मोल यहाँ पर लिए जा रहे हैं वो यहाँ पर n आएगा। ठीक है, कैसे? जैसे हम इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए Q का मान लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, Q बराबर यहाँ पर क्या है, C, उत्पाद मेरा ये है तो C D, ये D अपॉन क्रिया कारक क्या है, A इसकी पावर A और B इसकी पावर B, यानी कि ये क्या है, रस समीकरण गुणांक। इसकी सांद्रता हमने प्रदर्शित की है। अभिकारक यानी कि क्या क्रिया कारक है और कितने उत्पाद हैं, तो उत्पाद बटे में क्रिया कारक। n का मतलब है कितने मोल यहाँ पे काम में ले रहे हैं हम, इसके कितने कण, इसके कितने, इसके कितने, तो इस तरह से इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। यही हमारा क्या है, अभिक्रिया गुणांक। ये क्या है, अभिक्रिया गुणांक। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम रख देते हैं हमारा सूत्र वापस से। सूत्र हमारा क्या था, रेनसट समीकरण क्या था, ई सेल। क्या निकाल रहे हैं, ई सेल। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन क्या आ जाएगा, एन एफ लॉग क्यू। अब हमारे पास में इस सब की किस किस की वैल्यू है, हमारे पास में यहाँ तक की सब वैल्यू है ना। एफ की वैल्यू हमने निकाल ली थी पहले। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ठीक है, क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा रेनसट समीकरण है, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमें प्रश्न कैसे हल करना है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, हम अब तक पढ़ रहे थे हमारा जिंक और कॉपर, ये पढ़ रहे थे। हमारा जो सेल है गैल्वेनी सेल, उसी में हम कैथोड और एनोड में चल रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो रिएक्शन थी वो क्या थी, हम पढ़ रहे थे हमारा जिंक, यही हमने रिएक्शन करी थी कि जिंक हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 में। ठीक है, रिएक्शन किसकी, Cu+2। क्या बन रहा था हमारे पास बन रहा था Zn+2 एंड देन Cu। यही पढ़ रहे थे हम कि हमारा जिंक दो इलेक्ट्रॉन देकर के क्या बना रहा था, Zn+2। रिएक्शन नो, इसके लिए भी। अब देखो यहाँ पर हम अलग अलग कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा था, यानी यहाँ पर इसका क्या हो रहा था, अपचयन, इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। अब इसके लिए हमने ई नॉट सेल निकाला था, क्या था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड निकाला था हमने। क्या निकला था हमारा ये ई नॉट सेल, इसका निकला था 1.10 वोल्ट, यही था। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इनके मान रख दें, इसमें रख दें, मान रख देते हैं। मान रखेंगे जब हम इसके क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल रख दिया 1.10। ठीक है, माइनस जो भी था 0.0591 अपॉन एन, यानी एन का मान क्या था, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे जाने यहाँ पे, 2 लॉग। अब Q का मान इसके लिए कैसे लिखा जाएगा, Q का मान वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट में तो मेरे पास बन रहा है यहाँ पे Zn+2 और Cu, तो मैं किसको लिखूंगी, देखो अब ये बहुत ही समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर जब हम बात करते हैं सांद्रता के पदों की, यानी जब हम इसको इस तरह से Q को जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है, यानी कि जो सांद्रता होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, वो होती है जलीय विलयनों की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जिंक, तो जिंक तो हमारा किस में है, सॉलिड में। कॉपर भी यहाँ पे किस में है, सॉलिड में। और यही हमारे पास एक्वस
यानी जलीय विलयन में हमारे पास कौन है, जो कि आयंस है, जो कि आयंस है। तो यहाँ पे जब सांद्रता के पद के रूप में लिखा जाएगा तो किसको लिखा जाएगा, इनको लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसकी जब निकाल रहे हैं सांद्रता किसकी होगी, सांद्रता हम मानेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्वस यानी जलीय विलयन की, ना कि यहाँ पर जो ठोस हमारे पास उपस्थित है जिंक और कॉपर उसकी नहीं मानी जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू हम मानते हैं ठोस के लिए 1m। तो यहाँ पे मेरे पास में हम किसकी वैल्यू रखेंगे, हम वैल्यू रखेंगे Zn+2, यानी कि मेरे पास में उत्पाद क्या बन रहा है Zn+2, तो Zn+2 अपॉन Cu+2, ठीक है, यही होगा। अब हमारे पास जो भी सांद्रता दी हुई है, जो भी वैल्यू दी हुई होगी वो सब क्वेश्चन में आपको मिलेगी। तो अब आप ई सेल आराम से निकाल सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में। तो ये बात थी हमारी सारी किसकी, नैनसर्ट समीकरण की। तो नैनसर्ट समीकरण क्या था, नैनसर्ट समीकरण था ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.003 RT/NF log Q, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सबके मान रखे, सबके मान हमने रखे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम किसी का भी ई सेल जो है वो निकाल सकते हैं। भाई यही तो कह रहा है इनसे, आपसे प्रश्न ये पूछता है कि सिर्फ ई सेल बताओ, ई नोट सेल नहीं, क्या बताओ, ई सेल। तब उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप यही इसी तरह से वैल्यू रखेंगे और ई सेल निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हुई हमारी नैनसर्ट समीकरण की, ठीक है।